कहानी की शुरुआत एक खाने की टेबल से होती है। वहाँ कोई नहीं था, मानो सब किसी बहस के बाद टेबल से उठ के चले गए हो। खाना ऐसे ही टेबल पर पड़ा हुआ था, कुछ बर्तन जमीन पे टूटे पड़े थे। फिर मैडी नाम की लेडी को दिखाते हैं। मैडी इसी घर में रहती है। उसकी रात को 2 बजे आँख खुली तो मैडी फोटोज देख रही थी। मैडी की एक बेटी है जिसका नाम है एलिस। एलिस घर पे नहीं थी। घर में फायर अलार्म बीप किए जा रहा था, जिसके चलते मैडी बैटरीज को चेंज करने के लिए उठी। उसके बाद उसने अलार्म की बीप बंद की। तभी मैडी के फ़ोन पे एलिस का कॉल आता है। एलिस घर से बिना किसी को कुछ बताए चली गई थी। वो अपने बाप की कार ले गई थी। कमरे में मैडी का पति आ गया, इसका नाम है फ्रैंक। उसने एलिस और कार के बारे में पूछा। मैडी ने एलिस को मैसेज करके कहा कि मुझे जल्दी से कॉल करो। माँ बाप बहुत परेशान होने लगे। वो सोच रहे थे कि इतनी रात को उनकी बेटी कहाँ होगी। फ्रैंक बार बार मैडी से अपनी बेटी के बारे में पूछे जा रहा था। मैडी ने दोबारा कॉल किया। इस बार एलिस ने कॉल उठा कहा कि शायद मैंने किसी को गाड़ी से टक्कर मार दी है। ये सुन के मैडी और फ्रैंक हिल गए। मैडी ने अपनी बेटी से पूछा, किसी को लगी तो नहीं? आसपास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है क्या? एलिस ने बताया कि वो शहर से बाहर है। मैटर और बिगड़ गया जब मैडी ने एलिस से एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहा। एलिस पहले एम्बुलेंस को बुला चुकी थी, पर एम्बुलेंस को आने में अभी भी 20 मिनट लगेगी। मैडी भी एक पैरामेडिक है। उसने एलिस से पूछा कि तुम एम्बुलेंस के साथ कॉल पर क्यों नहीं हो, उनसे हेल्प लो। फिर एलिस ने बताया कि उसने डर के मारे कॉल काट दिया था। मैडी ने फिर अपनी बेटी को शांत कराते हुए कहा कि एम्बुलेंस को फिर से कॉल करके उनसे हेल्प मांगो और देखो विक्टिम की तुम क्या हेल्प कर सकती हो। एलिस बस अपनी माँ को अपने पास बुलाना चाहती थी। एम्बुलेंस तो अभी 20 मिनट में आएगी। मैडी ने उससे लोकेशन पूछी तो एलिस अभी होलो रोड के एशफोक फॉरेस्ट के पास थी। होलो रोड मैडी के घर से 42 माइल्स दूर था। उन्हें अपनी बेटी के पास जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। मैडी प्रोफेशनल है। उसने अपनी बेटी को सब बताया कि उसे अभी क्या करना चाहिए। एलिस डरी हुई थी। उसने बताया कि विक्टिम एक लड़की है, उसे काफी चोट लग गई है। लड़की एलिस की उम्र की थी। एलिस अपनी कार में बैठी रही। मैडी ने उसे बाहर निकल के विक्टिम की मदद करने के लिए कहा कि शायद वो बच पाए। अपनी माँ की बात मानते हुए एलिस बाहर निकल गई और वो बेहोश लड़की के पास गई। पूरी कहानी में अब तक हमने बस एलिस की आवाज ही सुनी है। ना एलिस को दिखाया गया है और ना कार को और ना ही घायल लड़की को। आखिर ये मिस्ट्री है क्या, वो आगे पता चलेगी। पेरेंट्स कार में बैठ के निकल पड़े। एलिस के पास कोई नहीं था। दूर दूर तक रोड खाली पड़े हुए थे। फ्रैंक ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुम अपनी माँ की बात मानते हुए सब करती जाओ, हम आ रहे हैं। विक्टिम लड़की एलिस की कार के सामने अचानक से आ गई। एलिस ने ध्यान नहीं दिया और एक्सीडेंट हो गया। अब विक्टिम लड़की सांस नहीं ले पा रही है तो मैडी ने एलिस से उसे सीपीआर देने के लिए कहा। एलिस ने सीपीआर दिया लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। मैडी ने बार बार सीपीआर देने को कहा तो एलिस थक गई। वो कार में जाके बैठना चाहती थी। एलिस ने इतना सीपीआर दिया था कि विक्टिम लड़की की रिब्स ही टूट गई थी। वो शायद मर गई है। मैडी और फ्रैंक भी काफी डर गए थे। फ्रैंक ने कुछ नहीं कहा। मैडी कहने लगी कि हो सकता है कि शायद लड़की अभी जिंदा हो। एलिस तो बेचारी डर के मारे कुछ नहीं बोल रही थी। फ्रैंक फिर अपनी बेटी को कार में बैठने के लिए कहने लगा, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तुम कार में बैठो। हालांकि मैडी ऐसा नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि अब भी विक्टिम लड़की को बचाया जा सकता है। इस बात पे फ्रैंक और मैडी की लड़ाई होने लगती है। दोनों को पता है कि लड़की जिंदा नहीं है, फिर भी ये फालतू में लड़ रहे हैं। एलिस ने भी कॉल काट दी और फ्रैंक बार बार उसे कॉल किए जा रहा था, लेकिन एलिस फोन नहीं उठाती। खुद को शांत करने के लिए फ्रैंक ने सोचा क्या पता एम्बुलेंस आ गई हो, इसलिए एलिस कॉल नहीं उठा रही। मैडी को लग रहा था कि एम्बुलेंस को पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए था। फ्रैंक मैडी से पूछने लगा, आखिर हमारी बेटी इतनी रात को जंगल में कर क्या रही थी? तो मैडी सोचने लगी कि पुलिस सेम सवाल एलिस से भी करेगी। फ्रैंक को अपनी बेटी एलिस पर पूरा भरोसा था। वो अच्छी लड़की है और करियर पे फोकस कर रही है। पर जब सच सामने आया, एलिस ने किसी को उड़ा दिया और वो लड़की मर गई है। एलिस की कॉल दोबारा आती है। फ्रैंक ने कॉल उठा के अपनी बेटी को शांत कराते हुए कहा कि डरो मत बेटी, मैं हूं ना। अब मैडी उससे काफी मुश्किल सवाल कर रही थी कि अब तक एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, और एलिस तुम इतनी रात को खाली रोड पर क्या कर रही थी? मैडी को पता है कि पुलिस ये सब सवाल एलिस से जरूर करेगी और सच सामने आ जाएगा। एलिस को ज्यादा कुछ याद नहीं। उसने ड्रग्स ले रखे थे। घर से वो अपने माँ बाप से लड़के निकली। फिर उसने माल फूका और गेड़ी मारने आ गई।
इस सब की वजह से ही ये एक्सीडेंट हो गया था। एलिस ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया, उसका नाम है जेकब। मैडी और फ्रैंक को जेकब के बारे में पहले से पता था। फ्रैंक कहने लगा कि तुमने उसे आज के एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताया तो नहीं। मैडी ने फिर एलिस से एशफोक फॉरेस्ट में आने का एग्जैक्ट टाइम पूछा। एलिस रोड पे 10 बजे करीब आई थी। वो थकी हुई थी, उसके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ जाकर रात निकाली जा सके। एलिस अपने घर गुस्से में नहीं गई थी। मैडी को एलिस पर यकीन नहीं हुआ, ना पुलिस इस बात को मानेगी कि एलिस किसी के इन्फ्लुएंस में थी। मैडी को और गुस्सा तब आया जब उसे पता लगा कि एलिस ने एम्बुलेंस को कॉल ही नहीं किया। एलिस बस अपने पेरेंट्स को इंसिडेंट वाली जगह बुला के सब कुछ सॉल्व करना चाहती थी। मैडी चिल्लाने लगी कि एम्बुलेंस शायद लड़की की जान बचा सकती थी, पर एलिस ने उसे मरने दिया। सब सुन के एलिस फूट फूट के रोने लगती है। सिचुएशन काफ़ी बिगड़ चुकी थी। मैडी को लग रहा था कि अब पुलिस को बुलाना ही एकमात्र ऑप्शन है। उसके कुछ कॉन्टैक्ट है तो उसका कहना था कि वो उसे बचा लेगी। अपनी माँ की बात सुन के एलिस डर गई कि अब मुझे अरेस्ट किया जाएगा, मुझे जेल में नहीं रहना। तभी फ्रैंक ने मैडी की बात से नाराज़गी जताई। उसे बस अपनी बेटी को किसी भी कीमत पे बचाना है। मैडी को बुरा लग रहा था कि एलिस की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने एम्बुलेंस की जगह अपनी माँ को कॉल की। उसकी वजह से एक इनोसेंट लड़की की मौत हो गई। मैडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे वो क्या करे। फ्रैंक बोला कि मैं संभाल लूंगा, सारा ब्लेम मैं खुद पे ले लूंगा, तुम एलिस को अपने साथ घर ले जाना। मैं पुलिस को कॉल करके एक्सीडेंट के बारे में बताऊंगा कि मैं ड्राइव कर रहा था, कोई अचानक मेरी कार के आगे आ गया और सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग और अंधेरे की वजह से हुआ। पुलिस मेरी बात मान लेगी, मैंने ड्रिंक भी नहीं कर रखी, तो शायद सजा इतनी खतरनाक न दी जाए। मैडी को आइडिया अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कॉल म्यूट करके अपने पति से कहा कि अगर हम अपनी बच्ची को लीगली बचा भी लेंगे तो क्या वो किसी को मारने के ट्रॉमा से कभी बाहर आ पाएगी? क्या वो कभी नॉर्मली जी पाएगी? आज की रात उसे हमेशा डराती रहेगी। फ्रैंक बस अपनी बेटी को बचाना चाहता था। उसने पुलिस को बुलाने से मना कर दिया। उसके हिसाब से कोई भी फादर ऐसी सिचुएशन में यही करेगा। दोनों ही जने अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, एक सही तरह से और दूसरा गलत तरीके से। ऐसी सिचुएशन में किसी भी माँ बाप को लगता है कि हम अपने बच्चों को कैसे भी करके बस बचा ले। मैडी ने फिर फ्रैंक की बात मान के पुलिस को कॉल नहीं की। एलिस फोन कॉल पर रोए जा रही थी। उसकी आखिरी होप बस उसके माँ बाप थे। 26 मिनट में मैडी और फ्रैंक एलिस के पास पहुंच जाएंगे। एलिस को बुरा लग रहा था। वो सब कुछ याकूब को बताने का कहने लगी। तभी फ्रैंक ने गुस्से में उसे डांट दिया कि याकूब बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वो कभी तुम्हारे मुश्किल टाइम में खड़ा नहीं रहेगा, बस हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और उस याकूब को छोड़ना होगा। फिर इस मोमेंट पे हमें पता चलता है कि एलिस असल में प्रेग्नेंट है। डिनर टेबल पे हुई लड़ाई का असली मुद्दा प्रेगनेंसी था। मैडी और फ्रैंक नहीं चाहते कि एलिस अभी माँ बने। याकूब भी एलिस को प्रेग्नेंट करके छोड़ के भाग गया। थोड़ी देर में मैडी ने जीपीएस में देखा कि दोनों गलत रोड से जा रहे हैं, पर फ्रैंक कहने लगा नहीं, ये रोड ही सही है। दोनों फिर आगे बढ़ गए। अब फ्रैंक की गाड़ी जंगल वाले रोड पर आ गई। रोड एकदम खाली और सुनसान था, अंधेरा हो रखा है और ना ही कोई कार दिख रही है। इंसान तो छोड़ ही दो। अब इस मोमेंट पर फ्रैंक और मैडी दोबारा लड़ने लगते हैं। फ्रैंक अपनी बीवी को सुना रहा था कि तुम अगर अच्छी माँ बनकर हमारी बेटी पे ध्यान देती तो ऐसा कभी नहीं होता। इतने महीने तुम अपने में खोई रही, हमसे दूरी बनाए रखी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैडी समझ गई कि फ्रैंक सब कुछ बहुत टाइम से अपने अंदर दबा के बैठा है। तभी एलिस ने बताया कि मुझे कार की हेडलाइट दिख रही है। कार एलिस के पास आ रही थी तो फ्रैंक डर गया। उसने जल्दी से एलिस से कहा कि अपनी कार की हेडलाइट बंद कर लो, ये जो कार आ रही है बेटा वो हमारी नहीं है, हम अभी दूर है, किसी को बॉडी ना दिखे इसके लिए फ्रैंक ने एलिस से कहा कि तुम बॉडी को घसीट के जंगल में ले जाओ। एलिस ये सुन के डर गई। फ्रैंक ने उससे चिल्ला के कहा कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा बेटा। मैडी को ये सब सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे विक्टिम की चिंता हो रही थी। उसने फ्रैंक से कहा कि वो बच्ची भी तो किसी की बेटी होगी ना, सोचो उसकी जगह अगर आज हमारी एलिस का एक्सीडेंट हुआ होता तो क्या होता। फ्रैंक को अभी बस एलिस की चिंता है, उसे और कोई बात नहीं सुननी। फिर कॉल पर कुछ टूटने की आवाज आती है। एलिस तेज से चिल्लाई। विक्टिम लड़की के फेस का कलर बदल रहा था और वो कुछ और ही बनती जा रही थी, ऐसा एलिस ने बताया। मैडी ने पूछा कि तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हारा ड्रग्स का नशा अभी तक उतरा नहीं है? उन्हें लग रहा था कि एलिस चीजें इमेजिन कर रही है। नशे के कारण उसे कुछ भी दिखने लगा है। जल्दी एक कार एलिस के पास आकर रुकती है। कार से एक लेडी उतरी और बोली, एलिस क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? फ्रैंक ने एलिस से शांत रहने को कहा। लेडी ने एलिस से सवाल किया कि तुम इतनी रात में खाली रोड पे क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि इस रोड को सैक्रेड प्लेस की तरह पूजा जाता था?
कभी ये फेरी इसका घर हुआ करती थी। बाकी कुछ मिथ्स भी थे। लेडी ने एलिस की कार को ध्यान से देखा। कार डिच में अटकी हुई थी। ये जो अनजान लेडी है वो अपने पति के साथ थी। वो एलिस की मदद करना चाहती थी। एलिस ने मना कर दिया कि मेरे मम्मी पापा आ ही रहे हैं, आप यहाँ से चले जाओ। लेडी की आवाज बदल गई कि तुमने पी रखी है और शायद अब हमें पुलिस को बुलाना होगा। ये सुन के फ्रैंक और मैडी डर गए। मैडी ने एलिस से फोन लेडी को देने को कहा। मैडी लेडी को बता रही थी कि दरअसल मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी से आते टाइम एक शॉर्टकट ले लिया और रोड पे उसकी कार अटक गई। उसने मुझे कॉल करके हेल्प के लिए बुलाया क्योंकि मैं एक पैरामेडिक हूँ। रोड काफी सुनसान थी और वहाँ कोई नहीं था। हम बस आई गए, एलिस को हेल्प की जरूरत नहीं है। लेडी फिर भी सवाल करती गई कि क्यों आपको हेल्प क्यों नहीं चाहिए। मैडी बोली कि मेरी बेटी एलिस स्ट्रेंजर को देख के डर जाती है, इसलिए बस। लेडी एलिस के पास से जाने लगी। जाने से पहले उसने एलिस से कहा कि अपनी शर्ट पे लगा खून साफ कर लो। एलिस ने कवर अप किया कि चोट मेरे हाथ में लग गई थी, उसी का खून शायद ये शर्ट पे लग गया है। यही देख के शायद राह चलती लेडी को एलिस पे डाउट हो रहा था। अभी तक तो हमें भी नहीं पता कि आखिर सच क्या है, बस फोन कॉल ही चल रही है जब से। लेडी फिर अपने पति के साथ चली गई। फ्रैंक ने एलिस को शांत कराया और एलिस रोई जा रही थी कि शायद उस लेडी ने मुझे और लाश को देख लिया है, क्या पता वो पुलिस को लेके वापस आ जाए। मैडी अब भी कह रही थी कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए, इससे पहले कोई स्ट्रेंजर पुलिस को बताए, मगर फ्रैंक को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मैडी ने एलिस से पुलिस को कॉल करने को कहा तो एलिस ने मना कर दिया। वो काफी डरी हुई थी। लड़की ने बताया कि कार वाला कपल वापस मेरी तरफ ही आ रहे हैं। एलिस कार में बैठ के भागना चाहती थी पर कार तो डिच में अटकी हुई थी, तो फिर भागती कैसे। इतने में लेडी आके बोली कार से उतरो नहीं तो और नीचे जाकर फंस जाओगी। एलिस ने बात नहीं मानी। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। लेडी ने बता दिया कि हमें बॉडी के बारे में पता चल चुका है, तुम भाग नहीं सकती। अचानक कांच टूटने की आवाज आती है और एलिस चिल्लाई और कॉल कट हो गया। फ्रैंक अपनी बेटी को कॉल करता रहा पर एलिस ने कॉल नहीं उठाई। फ्रैंक ने फिर कार की स्पीड फुल कर दी। उसे अपनी बेटी के पास जल्द से जल्द पहुंचना था। फ्रैंक बहुत इमोशनली बिहेव कर रहा था जबकि मैडी सेंसिबल थी। उसने अब भी कहा कि हमें पुलिस बुलानी चाहिए, हालांकि फ्रैंक सब कुछ खुद हैंडल कर लेगा। इतना कह के उसने मैडी की बात काट दी। मैडी कुछ कहती कि तभी एलिस का कॉल फिर से आ गया। मैडी ने कॉल उठाई तो पहले कोई नहीं बोला। फिर लेडी ने मैडी से बात की कि तुम्हारी बेटी एकदम ठीक है, बस हमें कार की विंडो तोड़नी पड़ी ताकि कार दलदल में डूब ना जाए। अब एलिस सेफ है, पर जो उसने किया है वो गलत था। इस पे फ्रैंक कहने लगा वो बस एक एक्सीडेंट है। लेडी को नहीं लगता कि एक्सीडेंट ऐसे ही हो गया। विक्टिम की बॉडी जंगल में पड़ी हुई थी, तो ये एक्सीडेंट होकर डेथ होना तो कहीं से भी नहीं लग रहा। जरूर बॉडी को घसीट के जंगल तक ले जाया गया है। और तो और तुम्हारी लड़की ने किसी एम्बुलेंस को भी कॉल नहीं की, ना ही पुलिस को। सब कुछ प्लान जैसा लग रहा है। मैडी ने कहा कि मैं एक पैरामेडिक हूँ, इसलिए एलिस ने मुझे कॉल किया। फ्रैंक और मैडी ने विक्टिम को बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर लड़की बेचारी बच नहीं पाई। लेडी ने फिर यहाँ पे एक शॉकिंग बात कही कि जब मैं और मेरा पति यहाँ पे आए तब लड़की जिंदा थी। फ्रैंक ने चैन की सांस ली कि शायद अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। लेडी फिर भड़कने लगती है कि तुम लोगों ने एक घायल लड़की को इग्नोर कर दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अब तक एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? क्या सब कुछ जान के किया गया है? फ्रैंक ने फाइनली लेडी से शांति से कहा कि हाँ, ये एक एक्सीडेंट था। एलिस हमसे लड़ाई करके घर से निकल गई थी और ये सब कुछ हो गया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। एलिस के आगे उसकी पूरी लाइफ पड़ी है। फ्रैंक रोते रोते एक्सेप्ट करता है कि मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। तो फ्रैंक ने कहा कि वो वही कर रहा है, पर सवाल ये है कि हमेशा बच्चों को बचाने के लिए गलत चीजें करना सही होता है क्या? लेडी ने एलिस को फोन दिया। एलिस को अब पछतावा हो रहा था कि उसने एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया जबकि लड़की जिंदा थी। फ्रैंक अपनी बेटी को दिलासा दे रहा कि बेटी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, डरो मत। मैडी अपनी बेटी से कही जा रही कि अब भी तुम सब सही कर सकती हो अगर तुम पुलिस को सब सच बता दो। फ्रैंक ने बात काट दी कि अगर एलिस आज सच नहीं बोलेगी तो जिंदगी भर गिल्ट उसे जीने नहीं देगा, जैसे मुझे नहीं जीने दे रहा। मैडी ने फिर पास्ट में हुई गलती एक्सेप्ट कर ली कि एक बार उसने गलती से एक पेशेंट की बीमारी गलत पहचान ली थी। उसे लगा कि पेशेंट चेस्ट पेन से सफर कर रहा है और उसे पैनिक अटैक आया है, पर थोड़ी देर में पेशेंट मर गई। उसे कुछ और बीमारी हुई थी। किसी ने मैडी को ब्लेम नहीं किया, पर मैडी इस बात को कभी भूल नहीं पाई। ये गिल्ट उसे अभी तक भी खाया जा रहा है। इसी के चलते मैडी ने हॉस्पिटल से रेजिग्नेशन भी दे दिया था। बाप बेटी मैडी के कन्फेशन के बाद हैरान रह गए।
एलिस अब फाइनली अपने क्राइम एक्सेप्ट करने के लिए मान गई। उसे मरी हुई लड़की में अपना ही चेहरा दिख रहा था। अगर लड़की बच गई तो एलिस उससे माफी मांगने जरूर जाएगी। मैडी को फाइनली शांति मिल गई और पति पत्नी कार क्रैश साइट पे आ गए। रोड पे एलिस की कार थी, पर एलिस और विक्टिम दोनों वहां नहीं थे। विक्टिम लड़की की बॉडी कार के सामने ही पड़ी हुई थी। मैडी ने कंफ्यूजन में पुलिस को कॉल करके बता दिया कि मेरी बेटी से एक एक्सीडेंट हो गया है, शायद उसने किसी को ठोक दिया है। फ्रैंक बॉडी के पास गया तो उसे पता लगा कि बॉडी एलिस की है। उसने मैडी को बताया तो मैडी को फ्रैंक पर भरोसा नहीं हुआ। वो खुद बॉडी के पास देखने आई तो बॉडी एलिस की थी। मैडी और फ्रैंक सच पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। अभी तो एलिस उनसे कॉल पे बात कर रही थी। इस लड़की का फेस शायद बस एलिस से मिलता जुलता है। दोनों ही सदमे में चले गए। मैडी ने सच का पता लगाने के लिए एलिस को कॉल लगाई और दोस्तों एलिस ने कॉल उठा ली। लड़की अपने माँ बाप से बात कर रही थी। बॉडी सामने ही थी पर आवाज एकदम क्लियर आ रही थी। एलिस के पास लेडी अब भी खड़ी हुई थी। पीछे से वो कह रही कि डरो मत, मैं हेल्प करूंगी। मैडी ने उससे लोकेशन पूछ ली तो एलिस अभी जंगल में है। पेरेंट्स को लगा कि शायद वो आसपास ही है। फ्रैंक मैडी के साथ कार में बैठ के निकल पड़ते हैं। एलिस लेडी से पूछ रही थी क्या विक्टिम लड़की बच गई है, तो लेडी ने ना में जवाब दिया। तुमने उसे होलो रोड पर छोड़ दिया जिसके चलते वो मर गई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। लेडी एलिस से कही जा रही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एलिस रोए जा रही थी। वो पूछ रही थी कि मेरे माँ बाप कहाँ पे हैं। लेडी बोल रही कि अब से हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने गलत तरीका चुना और हमने सही चुना, इसलिए हम यहाँ हैं। हमने तुमसे पहले भी कई लोगों को इस रास्ते पे गाइड किया है। फ्रैंक और मैडी सब सुन के शौक में थे। एलिस लेडी पे चिल्ला रही कि तुम चली जाओ। लेडी बोली मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडी और फ्रैंक ने पूरा जंगल छान मारा पर एलिस कहीं नहीं मिली। लेडी कॉल पे कह रही थी कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, एलिस तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। एलिस रो रही थी मानो उसे किसी जगह पे बंदी बना के रखा गया हो। अचानक से कार के सामने पुलिस की लाइट दिखने लगती है। मैडी ने कार रोकने को कहा पर फ्रैंक चिल्लाया कि हमें यहाँ से निकलना होगा ताकि एलिस को हम ढूंढ पाए। मैडी रोके लेडी से एक और चांस मांगने लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। एलिस ने रोते हुए कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो लेडी का कहना था कि वो उसके बच्चे को भी देख लेगी। मैटर लेडी खुद संभाल लेगी। फिर एलिस चिल्लाई और फोन कट गया। मैडी और फ्रैंक ने कॉल बैक की पर कॉल कभी दोबारा लगा ही नहीं। दोनों के लिए सब कुछ थम सा गया था। अगली सुबह क्राइम सीन पर पुलिस आ गई। एक ऑफिसर ने बताया कि एलिस की कार डिच में फंस के टकरा गई थी। लड़की नशे में थी, उसे शायद सही से कुछ दिखा ना हो। वो हेल्प के लिए बाहर आई होगी, लेकिन उसे ज्यादा ही चोट लगी हुई थी। एलिस की बॉडी जंगल में मिली। जिसने ये सब किया वो भाग चुका है और भागने वाले की डिटेल्स खुद एलिस से मैच हो रही थी। दूसरे पुलिस ऑफिसर ने बताया कि एलिस के माँ बाप ने कॉल पर कुछ और ही बताया था कि उनकी बेटी ने किसी को टक्कर मार दी है। ऑफिसर को लगा कि शायद वो दोनों सदमे में है। मैडी और फ्रैंक टूट चुके थे, दोनों गिल्ट में बैठे हुए थे। तो दोस्तों सच क्या था इस कहानी में? दरअसल मैडी और फ्रैंक अपनी बेटी की मौत से ट्रॉमा में चले गए थे। उन्हें फोन पे बस अपनी बेटी की आवाज हेलोसिनेट हो रही थी। आखिर में हम देखते हैं कि एलिस मर चुकी थी और फोन कॉल असली नहीं था। सब कुछ फ्रैंक और मैडी के दिमाग की उपज थी। उनसे अपनी बेटी की मौत बर्दाश्त नहीं हुई। उनका गिल्ट बहुत ज्यादा था, क्योंकि अगर वे घर में लड़ाई नहीं करते तो उनकी बेटी कभी भी ऐसे बिना बताए घर छोड़ के नहीं जाती। तो दोस्तों इसी पॉइंट पे ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।